जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 12वां एशिया कप है पुरुष हॉकी का, जो कि 2025 में होना है, इसका आयोजन भारत में होना है। और भारत के किस राज्य में होना है? बिहार में होना है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बिहार में किस स्थान पर इस एशिया कप का आयोजन होगा? तो जो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2025 तक बिहार में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसका शुभंकर क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है चांद, जो कि एक बाघ है। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो इसमें भारत तो शामिल होगा ही, इसके साथ ही चाइना, चीनी ताइपे, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, ओमान और बांग्लादेश, ये सभी देश शामिल होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे, यानी अमेरिका में होंगे 2028 में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कार्टिना में होंगे, यानी इटली में 2026 में। 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में होंगे 2030 में। 27वें शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे साल्ट लेक सिटी यूएसए में 2034 में। और चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक का जो आयोजन होगा वो डकार में होगा, यानी सेनेगल में 2026 में। और 20वें एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे आईची और नागोया शहर में, यानी जापान में 2026 में। तो ये आगामी खेल प्रतियोगिताएं आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन बनी है? तो उनका नाम है कृसांगी मेश्राम। क्या नाम है दोस्तों उनका? कृसांगी मेश्राम। तो इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है कृसांगी मेश्राम। इनकी उम्र मात्र 21 साल है और इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ये वर्तमान में यूएई में रह रही हैं। और ये इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म में इनकी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इसी प्रकार का करेंट अफेयर्स है। जैसे विश्वनाथ कार्तिकेय 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। काम्या कार्तिकेयन 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। ये भारत की हैं। 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास बनाया था। नवी मुंबई के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जानवी डांगेती सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है अभी हाल ही में। जापान की मोमिजी निशिया 13 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी थी। 25 वर्षीय आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वांग ई किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। ठीक है, तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग ई, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। और ये जो यात्रा है काफी इंपॉर्टेंट यात्रा है, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत और चाइना के रिलेशन किस प्रकार से हैं, हमेशा तनावपूर्ण रिलेशन रहे हैं। अब वहां की विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों चाइना के विदेश मंत्री वांग ई की ये जो यात्रा होगी ये कब से कब तक होगी? तो 18 और 19 अगस्त की उनकी यात्रा होगी। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत चाइना सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार पर सुधार करना, यानी कि इन सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। जो वांग ई हैं वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे, और उनकी विशेष मुलाकात होने जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के साथ। तो सीमा मुद्दे पर, यानी कि जो हमारा बॉर्डर है उस मुद्दे पर अजीत डोभाल और वांग ई की मुलाकात होने जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर चाइना की। तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है युआन और भाषा है यहाँ की मंदारिन। क्षेत्रफल
लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिता ध्यानी ने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो दोस्तों अंकिता ध्यानी ने गोल्ड मेडल जीता है ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट 2025 के अंदर। तो ये जो प्रतियोगिता थी ये इजराइल में आयोजित की गई थी, जेरूसलम में, और यह वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर श्रेणी की प्रतियोगिता थी। तो जो अंकिता ध्यानी है उन्होंने 2000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में 6 घंटे 13 मिनट 92 सेकेंड का समय निकाला और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अंकिता ध्यानी ने पारुल चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका जो रिकॉर्ड था वो था 6 घंटे 14 मिनट और 38 सेकेंड का, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। दोस्तों अंकिता ने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब अभी हाल ही में घोषित किया गया है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 मेडल जीते हैं। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लैंडो नॉरिस ने पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हरा करके हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों जो खालिद जमील हैं वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के द्वारा दोस्तों वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। तो इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। तो इसको लॉन्च करने का जो समय बताया गया है वो 2036 से पहले का बताया गया है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 2034 से 2035 के बीच में हो सकती है। और ये जो वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया जाएगा इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा शुक्र ग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। इसमें जो भागीदारी संस्थाएं हैं, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं इसमें भागीदार हैं, तो इसमें रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज और इसमें लावोचकिन एसोसिएशन भी शामिल है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस मिशन को लॉन्च करेंगी। दोस्तों बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो जो शुक्र है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है। पहला है बुध, फिर उसके बाद कौन आता है? शुक्र आता है। इसका जो घूर्णन काल है वो 243 पृथ्वी दिन के बराबर है। शुक्र का परिक्रमा काल है 224.7 पृथ्वी दिन के बराबर। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका जो औसतन तापमान है वो है 462 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसके वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन है। और इसका जो सतही दबाव है वो पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करें। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका जो तापमान है वो अत्यधिक है। आपको पता ही है कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है उसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो शुक्र ग्रह है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह का जो तापमान है वो ज्यादा है। यहाँ पर जो बादल हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं जो प्रकाश को तीव्रता से परावर्तित करते हैं। यह चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। भारत भी शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा शुक्रयान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली स्ट्रीट फूड हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कौन है? मौली है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है कांदीवली मुंबई में। और इसका जो संचालन है वो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। और यह एक स्ट्रीट फूड हब है, यानी यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड हैं वो मिलते हैं।
तो स्वच्छ भारत मिशन और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया है। 2025 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। सरकारी कर्मचारियों हेतु सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन बना है? जबलपुर। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत कौन है? आईएनएस निस्तार। अगला क्वेश्चन है 30वीं आयुर्वेद संगोष्ठी 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो 30वीं आयुर्वेद संगोष्ठी 2025 का आयोजन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा 18 और 19 अगस्त 2025 को किया जाएगा नई दिल्ली में। तो स्कोप कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी जो थीम है वो है बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बाल चिकित्सा। और ये जो संगोष्ठी की जा रही है या फिर ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद में बाल चिकित्सा की पारंपरिक और आधुनिक विधाओं का समन्वय करना। देखिए, हाल ही में कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में हुआ है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। और शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ है। वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन वॉन जर्मनी में हुआ है। और स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इस साल G20 सम्मेलन किस देश में होना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कई बार आपको करंट अफेयर्स में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों तान्या हेमंत ने। किसने जीता है? तान्या हेमंत ने। तो ये जो प्रतियोगिता है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जो तान्या हेमंत हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तान्या हेमंत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। और ये जो 2025 में प्रतियोगिता है ये उत्तरी मारियाना आइलैंड में आयोजित की गई थी, जो कि अमेरिका का आइलैंड है। और इसमें विजेता रही हैं तान्या हेमंत और उप विजेता रही हैं कनाए सकाई, जो कि जापान की थी। तान्या हेमंत का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है, इस पॉइंट को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है सालिया समन किस देश के क्रिकेटर थे जिन पर 5 साल का बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के क्रिकेटर सालिया समन पर 5 साल का बैन अभी हाल ही में लगाया गया है। और यह बैन किसने लगाया है? आईसीसी ने लगाया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो दोस्तों जो आईसीसी के नियम होते हैं उनके खिलाफ जाकर के इन्होंने काम किया था, जिसके तहत उन पर बैन लगाया गया है। और उन पर कितने साल का बैन लगाया गया है? 5 साल का बैन लगाया गया है, जो कि 2023 से चालू हुआ है। ठीक है, तो उन पर 5 साल का बैन है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाया है। बांग्लादेश की सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली या बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर 4 साल का बैन अभी हाल ही में लगा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर 1 साल का बैन लगाया था कुछ समय पहले। भारत के जेवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह पर दूसरी बार डोप टेस्ट में असफल होने के बाद 8 साल का बैन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर भी बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है फॉक्सकॉन के बेंगलुरु प्लांट में किसका उत्पादन शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा आईफोन 17 का। तो फॉक्सकॉन बेंगलुरु प्लांट में अभी हाल ही में दोस्तों आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। और ये जो प्लांट है ये देवनहल्ली बेंगलुरु में स्थित है। और
इसमें कौन सी कंपनी काम कर रही है? फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल की मुख्य सप्लायर कंपनी है। और इसकी विशेष बात यह है, यानी कि ये जो बेंगलुरु में फॉक्सकॉन प्लांट स्थापित है, ये चाइना के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और बात करते हैं एप्पल की, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की बात हुई थी। तो इस कंपनी की स्थापना 1976 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब, स्टीव वेजनियाक और रोनाल्ड वैन। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। सीईओ हैं टिम कुक। और इसके प्रमुख प्रोडक्ट हैं आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच, एयरपॉड और एप्पल टीवी। तो ये सब इसके प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको दोनों मीडियम में ऐप पर मिलेगी, तो इसको प्राप्त कर लें। दोस्तों, जब आप ऐप पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, आज़ादी 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, डिटेल से पढ़ाया गया है। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। लॉ गणेशन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है? नागालैंड। महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है? गणेशोत्सव। और क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 को किसने जीता है? विंसेंट कीमर ने। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? रियल मैड्रिड बना है। और इसके अलावा दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिलीनेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? श्रीलंका। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। अलास्का शिखर वार्ता 2025 किन 2 देशों के बीच हुई है? तो अमेरिका और रूस के बीच हुई है। सिएटल में स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार कब फहराया गया है? 15 अगस्त 2025 को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख जीआई टैग, जैसे तेलिया रूमाल तेलंगाना से संबंधित है, मोगा सिल्क असम से, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से, तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश से, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल से, नागपुर ऑरेंज महाराष्ट्र से, बीकानेरी भुजिया राजस्थान से, मैसूर रेशम कर्नाटक से, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक, और झाबुआ कड़कनाथ काला चिकन जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं, इन्हें आप नोट कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, जब आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जीके जीएस की बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है ये आपको ऐप पर मिलेगा मात्र 199 रुपये में। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ये सभी ई बुक जो हैं जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है, तो ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप पर जब आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ हर एक एग्जाम के लिए। तो ये टेस्ट पास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।